नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी प्लांट पैथोलॉजी, और इस प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट का अपना थर्ड टॉपिक रहने वाला है। थर्ड बोले तो थर्ड भी टॉपिक होगा, क्लास थर्ड होगी, उसमें थर्ड और फोर्थ दोनों टॉपिक अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करें तो थर्ड और फोर्थ टॉपिक की अपन बात करते हैं, तो थर्ड और फोर्थ टॉपिक में क्या आता है, इसमें तो भाई साहब हिस्ट्री आ जाती है। बोले तो आप तो इंग्लिश वाले हो, तो इंग्लिश के हिसाब से ही रहेंगे, सही है। तो हिस्ट्री और इसके साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा कि सर कोजेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, कोजेज आ जाएगा। कोजेज की बात करें तो पैथोजन भी अपन इनको बोल सकते हैं, पैथोजन जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अपने आ जाते हैं। सबसे पहले अपने को हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के बाद में कॉजेज पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री की अपन बात करते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले समझिएगा कि हिस्ट्री क्या होती है प्लांट पैथोलॉजी की। बेटा आप जिसको अभी पैथोस नाम दे रहे हो, आप जिसको अभी डिजीज नाम दे रहे हो, ये डिजीज नेम कहां से आया, ये डिजीज नेम कहां से आया, कैसे अपने को पता चला कि ये डिजीज प्लांट में होती है, पैथोजन के कारण होती है, और इसके साथ में बैक्टीरिया के कारण होती है, फंगस के कारण होती है, और इसके साथ में वायरस के कारण होती है, निमेटोड के कारण होती है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है, और क्या ये पैथोजन है, ये किसने बताया, ये किसने बताया। पैथोजन और होस्ट के मध्य जो रिलेशन है, वो रिलेशन किन्होंने समझाया, ये सारी स्टडी अपन बात करें कि ये किन्होंने समझाया, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री, या बोले तो इतिहास। देखिएगा वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करने से पहले अपन ये जान लें कि जो पैथोलॉजी या पैथोलॉजी किसकी डील्स करती है, मतलब किसकी स्टडी करती है, ये स्टडी करती है प्लांट डिजीज की, नेचर, कॉजेज और इफेक्ट, और इसके साथ में कंट्रोल मेजर्स। मतलब अपन बात करें प्लांट पैथोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, देयर नेचर, कॉजेज, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर्स। अब सबसे पहले अपन ग्लोबल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले ग्लोबल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 300 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, ये भाई साहब अपने सबसे पहले थियोफ्रेस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने बताया, फर्स्ट बार राइट किया किसके बारे में, मतलब बोले तो प्लांट डिजीज के बारे में। प्लांट डिजीज के बारे में सबसे पहले बताया या सबसे पहले लिखा किन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने। किन्होंने बताया बेटा, किन्होंने लिखा प्लांट डिजीज के बारे में, सबसे पहले किन्होंने लिखा, थियोफ्रेस्टस ने, 300 बिफोर क्रिस्ट। इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं 1729 से, और ये आते हैं अपने पियर एंटोनियो मिसेली। इसके बारे में देखिएगा, इन्होंने फंगल स्पोर और इसके साथ में ही फंगल स्पोर को प्रूव किया कि ये क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो इन्होंने बताया 1729 में कि जो फंगल स्पोर पाए जाते हैं, और फंगल स्पोर कैसे होता है, लिविंग होते हैं, मतलब जीवित होते हैं। ये किन्होंने बताया था, ये अपने मिसेली ने बताया था। इसके बाद में आते हैं 1853 में एंटोन डीबेरी, जिनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में अपने जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके फादर कौन है, एंटोन डीबेरी। और अगर इंडिया में पूछ ले, अगर इंडिया में पूछ ले तो इजे बटलर आ जाएगा, इजे बटलर। कौन आ जाएंगे बेटा, इजे बटलर आ जाएंगे। और इसके साथ में वर्ल्ड में बात कर ले तो क्या आ जाएंगे, एंटोन डी बेरी, तो नॉन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और ये वर्क करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। आपको पता है बंगाल का दुर्भिक्ष, आयरलैंड का दुर्भिक्ष किस किस के कारण हुआ था। अब अपन बात करें कि सर आलू के कारण भी हुआ, धान के कारण भी हुआ, ठीक है, दोनों के कारण अलग अलग हुए। तो अपन बात करें जो आलू के कारण हुआ था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण हुआ था, जिसका कोजेस है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। और इसके साथ में ही इसके बारे में किन्होंने बताया था, एंटोन डी बेरी ने
बताया था। अब इसके बाद में बात करते हैं भाई साहब, उस बाद में तो और भी ज्यादा तलब चलने लग गई। मतलब बात करें तो उसके बाद में तो भाई साहब काफी रिसर्च होने लग गई कि सर क्यों होने लगी। अब आपको पता है एक बीमारी खेत में आई और खेत में आने के बाद में पूरी खेत की फसल को नष्ट कर देती है, और नष्ट करने के बाद में कुछ भी नहीं बचा, भुखमरी मच रही है। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में वैज्ञानिक सारे जुट गए भाई साहब, अब बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करने के लिए, फाइटोपैथोलॉजी की स्टडी करने के लिए। अब फाइटोपैथोलॉजी की स्टडी में जुट गए कि अब आने वाली बीमारियों को समझ सके और ये क्यों होती है, कैसे इनका कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इनकी नेचर है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए जुट गए। अब भाई साहब आते हैं फिर 1865 में हेनरिच हेनरिच एंटोन डीबेरी, और इन्होंने एक्सप्लेन किया हेट्रोसिस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई, मतलब जो फक्सिनिया ग्रेमिनिस जो रस्ट है, रस्ट के बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद में आता है 1876 में रॉबर्ट कोच, इन्होंने रिलेशन बताया था पैथोजन और होस्ट के बीच में, पैथोजन और होस्ट के बीच में, पैथोजन और डिजीज के बीच में, सॉरी पैथोजन और डिजीज के बीच में क्या बताए, रिलेशन बताए और रिलेशन के रूल बताए, रिलेशन के रूल बताए, रिलेशन के रूल बताए, रिलेशन के नियम बताए। इसके बाद में आते हैं 1885 में लुईस पास्चर, 1885 में लुईस पास्चर जिन्होंने डिस्कवर किया प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड डेवलप्ड एंथ्रेक्स वैक्सीन। ठीक है, तो ये लुईस पास्चर अपने वैज्ञानिक हो जाते हैं। तो ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें एक तो थियोफ्रेस्टस के बारे में, एंटोन डी बेरी के नाम से, और इसके साथ में रॉबर्ट कोच को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आती है जो अपने एंसाइंट इंडियन लिटरेचर और रेफरेंसेस, मतलब पहले के जो भी साहित्य वगैरह थे उनमें भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेद में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें जानकारी मिलती है कि प्लांट डिजीज क्या है और इनका अपन मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, प्लांट डिजीज क्या है और इनका अपन प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, ये ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्या है, अवेलेबल है। इसके बाद में आती है कृषि पाराशण। कृषि पाराशण में क्या है, इसमें प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रॉप डिजीज एंड प्रोटेक्शन मेथड, मतलब अपन बात करें क्रॉप की डिजीज कौन कौन सी है और इनके प्रोटेक्शन के मेथड क्या क्या है, ये कृषि पाराशण में मिलता है। इसके बाद में आता है अग्नि पुराना और इसके साथ में ही विष्णु पुराना। इसमें कहीं ना कहीं अपने को जो हार्मफुल पेस्ट होते हैं और जो प्लांट डिजीज होती है उनकी जानकारी मिलती है, उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, एंसाइंट इंडियन लिटरेचर, मतलब जो साहित्य वगैरह थे, जिसे अपन बात करें ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, कृषि पाराशण की बात करें, अग्नि पुराण की बात करें, इसके साथ में विष्णु पुराण की बात करें, तो इनमें जानकारी मिलती है कि कैसे डिजीज होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है और उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट अपने आता है माइल्स स्टोन वाला। और इसमें सबसे पहले आपको पता है, अब धीरे धीरे 1900 में जब अपन आने लगते हैं, 1905 में शुरुआत में ही क्या हो गई, जो अपने पूषा है, पूषा नई दिल्ली में IARI की स्थापना हो गई। सॉरी, पूषा बिहार में हुई थी उस टाइम, तो फिर बिहार से नई दिल्ली में ट्रांसफर हुई थी भूकंप आने के कारण। तो सबसे पहले कहां पर हुई थी, 1905 में पूषा बिहार में। इसके बाद में आता है 1906 की बात करते हैं, तो 1906 में जो इजे बटलर थे, इजे बटलर ने फंजाई डिजीज के बारे में क्या की थी, स्टडी की थी। इजे बटलर ने फंजाई डिजीज के बारे में क्या की थी, स्टडी की थी। और इजे बटलर को क्या जाना जाता है, भारत में जो अपने इंडिया में इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर जाने जाते हैं। अब इसके बाद में आते हैं 1918 में प्लांट पैथोलॉजी सेक्रेशन वाज क्रिएटेड एट IARI फॉर सिस्टमैटिक रिसर्च। मतलब अपन बात करें कि प्लांट पैथोलॉजी का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया IARI में। और किसके लिए, 1918 में किसके लिए, प्लांट पैथोलॉजी में रोगों वगैरह का अध्ययन
करने के लिए। इसके बाद में आता है 1921 की बात करते हैं तो ईजे बटलर अपॉइंटेड एज इंपीरियल माइक्रोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ईजे बटलर को 1921 में भाई साहब जो भारत के इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट अपने को पता है कवकों के बारे में स्टडी करते हैं ईजे बटलर, तो ईजे बटलर को इंपीरियल या फिर इसके साथ में इंडियन माइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उस टाइम तो 1946 के पहले इंपीरियल वर्ड यूज में लिया जाता था अभी यूज में ले रहे हैं क्या, इंडियन। तो वहां पर पहले की बात करें तो पहले के अकॉर्डिंग तो इंपीरियल ही होगा। अब इसके बाद में आता है 1930 की बात करते हैं तो जो बीबी मुंडकुर थे उन्होंने ज्वाइन किया आईआरआई एज ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट। कब? 1929 में। इसके बाद में 1940 में इन्होंने पब्लिश कर दी एक बुक और उसका नाम था फंजाई एंड प्लांट डिजीज। अब इसके बाद में बात करते हैं 1946 से, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी was established, the first scientific society dedicated to plant pathology। अब इसके बाद में आता है 1951 में आईपीएस बिगिन। आईपीएस की क्या हुई भाई साहब, शुरुआत हो गई। अब आईपीएस का मतलब वो वाला नहीं है इंडियन जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, वो वाला नहीं है भाई साहब। अब इसमें आता है अपने आईपीएस, वो अलग होता है, वो पुलिस सेक्शन में होता है भाई साहब। यहाँ पर पैथोलॉजी में है और पैथोलॉजी में आ जाएगा इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी आ जाएगा। तो बेटा ये अपने क्या है, ये अपने आईपीएस अलग है भाई साहब और वो वाला आईपीएस अलग होता है। तो ये अपन ने क्या कर दिया, मतलब एक अलग से पब्लिशिंग शुरू कर दी गई 1951 में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंडियन साइंटिस्ट एंड द ईयर कंट्रीब्यूशन। आपको पूछ सकता है, आपको एक अलग से क्वेश्चन देकर पूछ सकता है कि आप बताइएगा कोई 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइएगा, 3 साइंटिस्ट के नाम बताइएगा जो कि इंडियन हैं और जिन्होंने योगदान दिया हो। तो सबसे पहले ईजे बटलर आते हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फंगल डिजीज में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फिर आते हैं बीबी मुंडकर, इन्होंने सिस्टमेटिक माइकोलॉजी पर क्या किया, स्टडी की और इसके साथ में जो आईपीएस थे इसके फाउंडर भी थे। इसके बाद में आता है एमजे थिरुमालेसर, इसकी बात करते हैं तो पायोनियर रिसर्च ऑन एंटीफ्यूगल और एंटीबायोटिक्स और स्मट फंसी, इन पर इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। इसके बाद में आते हैं मॉडर्न एरा ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब आपको पता है आजकल अपन बीच में से क्या यूज में लेने लगे कि सर बीच में अपन यूज में लेने लगे जो केमिकल वगैरह है, जो केमिकल वगैरह है वो केमिकल वगैरह अपन यूज में लेने लगे। पर अभी प्रेजेंट टाइम में बात कर तो आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है और इसके साथ में ही बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको बोल सकते हैं, ये मेथड अपन यूज में लेने लगे। कि सर कैसे, आपको पता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट किस चीज का ध्यान रखती है कि मृदा सोइल की हेल्थ पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना पड़े और इसके साथ में इन्वायरमेंट पर किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े और इसके साथ में जो यील्ड है यील्ड भी बनी रहनी चाहिए। तो ये अपने क्या हो जाता है, मॉडर्न एरा ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आ जाएगा। तो इसमें आपको पता है आजकल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी किस पर स्टडी कर रही है, डिजीज पर स्टडी कर रही है, डिजीज फ्री वेराइटीज क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। तो आप सभी को पता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज आईसीआर इन चीजों पर काफी वर्क कर रहा है। किस पर, अपने बात करें तो किस पर कर रहा है बेटा, ये अपने जो पैथोलॉजी है बोले तो जो रोग विज्ञान है, जो पादपों में रोग लगते हैं उन पर स्टडी कर रहा है। इसके साथ में ही रेसिस्टेंट क्रॉप्स की वेराइटीज, मतलब अपन बात करें डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज क्या की जा रही है, डेवलप की जा रही है। तो ये मॉडर्न एरा ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा सेकंड की ओर। सेकंड आता है, मैं आपको एक माध्यम से ही समझाता हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को अपन क्या करते हैं, कोई भी थप्पड़ मार देता है तो वो मम्मी के पास में जाएगा और रोता रोता तो जाएगा ही, आपको भी पता है क्योंकि उसके लगी है इंटरनल, उसकी सेल्स में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, पैन हुआ है भाई साहब। क्या हुआ है, पैन हुआ है। उसके इंटरनल जो भी प्रोसेस थी थोड़ी बहुत क्या हुई है, थोड़े समय के लिए इफेक्ट
अफेक्ट हुई है, प्रभावित हुई है, तो वो मम्मी के पास में जाएगा और मम्मी के पास में जाकर मम्मी को क्या बोलेगा बेटा, वो मम्मी को बोलेगा कि मम्मी इसने मेरे को मारा, मतलब वो बताएगा कि इसने मेरे को मारा। अब एक तो ये कंडीशन हो गई, कोई व्यक्ति जैसे कि मैंने किसी को मारा, छोटे बच्चे को मारा, वो खुद की मम्मी को जाकर बोलेगा कि इसने मेरे को मारा, ठीक है। एक है भाई साहब, अब मैंने नहीं मारा, अब यहाँ पर ये बोर्ड है भाई साहब, अब वो उधर से दौड़ता दौड़ता आता है, खेलता रहता है यहाँ पर, और भाई साहब इसकी लग जाती है, किसकी लग जाती है, इस वाले बोर्ड की उसके लग जाती है, सिर में लग जाती है। अब रोता रोता जाएगा मम्मी के पास में, मम्मी के पास में जाकर बोलेगा मम्मी मम्मी मेरे उसकी लगी, किसकी लगी बेटा, उसकी लगी, उसकी बोले तो बोर्ड की। अब दो चीजें निकल कर आ जाती है यहाँ पर। बायोटिक, अब एक चीज बताना, मैं जीव हूं कि नहीं हूं, बताना बेटा, कि सर आप जीव थोड़ा ना हो, आप तो जीव हो ही नहीं बेटा, मैं क्या हूं, जीव हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या है, जीव है, तो मैं क्या हो गया, जीव हो गया। अब ये बोर्ड जीव है क्या बेटा, ये बोर्ड जीव नहीं है, ठीक है, ये क्या हो गया, अबायोटिक हो गया, और ये बायोटिक हो गए, जैविक अजैविक। अब मैंने उस बच्चे के मारा, उस बच्चे के इंटरनल प्रोसेसेस अगर प्रभावित कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं हो जाएगा अपने बायोटिक है, और एक हो जाएगा एबायोटिक। एबायोटिक में पैसा बोर्ड की लगी है, बोर्ड कोई जीव है क्या, कि सर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एबायोटिक है। ऐसे ही एक प्लांट के जब रोग होता है तो वो दो कारण बताता है कि सर मेरे बायोटिक, मेरे को बैक्टीरिया ने मारा, कि सर मेरे को वायरस ने मारा, कि सर मेरे को निमेटेड ने मारा, कि सर मेरे को फाइटोप्लाज्मा ने मारा, कि सर मेरे को फलाने जीव ने मारा, मेरे को उस पैरासाइट प्लांट ने मारा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता है। ये बोलेगा कि सर मेरे को तापमान ने प्रभावित किया, कि सर मेरे को टेम्परेचर, हिंदी में थोड़ा ना लिखना है आपको, तो इंग्लिश में लिखना, कि सर मेरे को टेम्परेचर ने प्रभावित किया, कि सर मेरे को न्यूट्रिएंट नहीं मिले, न्यूट्रिएंट नहीं मिले, कि सर मेरे को मॉइस्चर ज्यादा मिल गई तब भी मैं प्रभावित हो गया, ठीक है। तो ये कई कारण होते हैं जो कि अबायोटिक होते हैं। बायोटिक की बात करते हैं तो बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, इसके साथ में वायरस हो जाएगा, इसके साथ में ही अपने बैक्टीरिया फाइटोप्लाज्मा हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा हो जाएगा, और इधर अपने हो ही गए, ठीक है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक होते हैं बेटा, दो प्रकार के फैक्टर होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जिनको कॉजेज ऑफ डिजीज भी कर सकते हैं। तो इसको भी इसी क्लास में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कॉजेज की बात करते हैं तो टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनिमेट और इसके साथ में इनएनिमेट, वही हो गया बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक को क्या बोलते हैं, एनिमेट बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले, प्लांट डिजीज आर द रिजल्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय वेरियस एजेंट डिसरप्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होती है, इनको क्या करता है, डिसरप्ट करता है कहीं ना कहीं। और ये बायोटिक कॉजेज है और एबायोटिक कॉजेज इन दोनों के द्वारा होती है। कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये जीवित जीव के कारण होता है, ये जीवित जीव के कारण होता है। इसके साथ में ही एबायोटिक की बात करते हैं तो ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल के कारण होता है, ये केमिकल फैक्टर्स के कारण होता है, जिनको अपन एबायोटिक बोल सकते हैं। एबायोटिक देख लो, सबसे पहले बायोटिक देख लेना, ठीक है। बायोटिक देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं प्लांट को, जिसमें सबसे पहले आता है अपने फंजाई। क्या आता है बेटा, फंजाई आता है। फंजाई यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके साथ में ही ये स्पोर के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा क्या करता है, ये खुद का रिप्रोडक्शन करता है। फिर इसके बाद में आता है दे इनफेक्ट पेनिट्रेटिंग सरफेस एंड ग्रोविंग विद इन टिश्यूज। पहले तो क्या करेंगे, पेनिट्रेट मतलब प्रवेश करेंगे, पहले तो प्रवेश करेंगे, फिर अंदर ही अंदर फैल जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे बेटा, अंदर ही अंदर फैल जाएंगे, और फैल कर उसको प्रभावित कर देंगे, उसके टिश्यूज को प्रभावित कर देंगे, तो ये अपने हो जाएगा। फिर आता है कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं तो इंक्लूड रस्ट, इसमें क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, जिसको रोली रोग कहते हैं, रोली रोग कहते हैं। मिल्ड्यू, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा। इसके बाद में ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा। इसके बाद में हीट स्टेम रस्ट हो जाएगा,
और जो कि अपन बात करें तो पक्षिनिया ग्रामिनेस ट्रेटिसाई हो जाएगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये फंजाई का हो गया। इसके बाद में अपने आता है बैक्टीरिया का। क्या आता है बेटा, बैक्टीरिया का आता है। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर है और इसके साथ में ही प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। क्या करता है बेटा, डिजीज कॉज करता है। जैसे कि फायर ब्लाइट ऑफ जो एप्पल है वो इरिवेनिया अमाइलोवोरा की होती है। अपन बात करें कि सर आप कवक के द्वारा बताओ, फंगस के द्वारा, एक तो रस्ट हो गई, रस्ट के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक और आप एग्जांपल ले सकते हो। उसका एग्जांपल है भाई साहब क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, जो कि अपने बाजरे का अर्गट, फर्म मिलेट का अर्गट डिजीज हो जाएगी। अब इसके बाद में आता है वायरस। क्या आता है बेटा, वायरस आता है, ये नॉन सेलुलर होता है और सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शनियस एजेंट होता है। और इसके साथ में ये इंसेक्ट के द्वारा इसके वेक्टर जो होते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचाने के लिए वेक्टर चाहिए होता है। और वेक्टर में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, इंसेक्ट होता है, जैसे कि एफिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है वायरोइड। वायरस और वायरोइड में क्या फर्क होता है भाई साहब, ये कोई आरएनए है या डीएनए है, ठीक है। ज्यादातर आरएनए होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अगर इसके चारों ओर एक कैप्सिड पाया जाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वायरस कहते हैं। और अगर इसके चारों ओर नहीं पाया जाता है, चारों ओर एक आवरण नहीं पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वायरोइड कहते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड के द्वारा ये डिजीज होती है, ठीक है। सिंपलर देन वायरस, वायरस से क्या होता है, सिंपल होता है और विदाउट प्रोटीन कोट, मतलब जो बाहर की ओर जो आवरण होता है प्रोटीन का कोट है, वायरस वाले को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। पर इसमें कैप्सिड अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। फिर आता है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं, सेल वाल लेस, इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। फिर आता है फ्लोएम इनहिबिटिंग ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो ये ट्रांसमिटेड होते हैं इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा। ये भी नहीं जाते हैं जैसे कि लीफ ऑफर के द्वारा, इनके द्वारा क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं। और इसके साथ में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ब्रिंजल में, बैंगन में, बैंगन का छोटी पत्ती लघु पर्ण डिजीज किसके द्वारा होती है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। इसके साथ में रूट नॉट डिजीज आ जाएगी। रूट नॉट डिजीज की बात करते हैं तो ये मिलोइडोगाइनी स्पीसीज आ जाएगी। माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म ये होता है, तो ये निमेटोड हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा पैरासिटिक हायर प्लांट। पैरासिटिक हायर प्लांट हो जाएंगे। दीज आर फ्लावरिंग प्लांट दैट लाइव पैरासिटिकली, मतलब अपने को पता है क्या कि एक तो ओरा बैंकी हो जाएगा, लोरेंथस कस्कुटा या डोटर हो जाएगा। ये क्या होते हैं, दूसरे प्लांट पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, प्लांट पर पैरासाइट होते हैं। और ये कहीं ना कहीं उससे क्या लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। दैट इज पैरासिटिक हायर प्लांट हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, इनने एनिमनेट आ जाएगा, एबायोटिक आ जाएगा, जो कि नॉन लिविंग एनवायरमेंटल एंड केमिकल फैक्टर्स होते हैं। नॉन लिविंग एनवायरमेंटल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। इसमें बात करते हैं तो जैसे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, जैसे कि जिंक की डेफिशिएंसी से खेरा डिजीज हो जाती है। अरे कौन सी हो जाती है बेटा, खेरा डिजीज हो जाती है। और खेरा डिजीज की जो खोज है वो किन्होंने की थी, वो किन्होंने की थी बेटा, वाई एन लेने ने। वाई एन लेने ने क्या की थी, खोज की थी। तो ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम की कमी के कारण क्लोरोसिस हो जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण अलग अलग डिजीज हो जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण येलोविंग ऑफ ओल्डर लीव्स, जो ओल्ड लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। इसके बाद में जैसे कि फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी से जो अपने रूट्स है, वो रूट्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बाद में टेम्परेचर, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है या फिर इसके साथ में ही लोअर टेम्परेचर होता है, ये दोनों ही क्या करता है, ये प्रभावित करता है अबनॉर्मल टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इसके बाद में अपने आता है
वाटर स्ट्रेस है, आपको पता है कई बार वाटर लॉगिंग की कंडीशन बनी होती है, रूट रॉट डिजीज हो जाती है, और कई बार सूखा हो जाता है, सूखे के कारण भी क्या हो जाती है, कई बीमारियां हो जाती है प्लांट में। तो पानी की कमी और अधिकता दोनों के कारण ही क्या होता है बेटा, वाटर स्ट्रेस होता है, और इसके द्वारा डिजीज उत्पन्न होती है। ये किसी प्रकार का जीव नहीं है, पर ये डिजीज उत्पन्न करता है। इसके बाद में लाइट स्ट्रेस आता है, जब वीक स्पिंडली ग्रोथ लो लाइट में कंडीशन में होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एटियोलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एटियोलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद में जैसे कि इटियोलेशन ये हो गया, ये वाइल एक्सेसिव लाइट कैन कॉज सन बर्न और लीव्स। अब इसके बाद में बात करते हैं पोल्यूशन। कई बार जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, क्लोरोसिस वगैरह हो जाती है, और येलोविंग हो जाती है, पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी के कारण हो जाती है, कई बार लीफ बर्न हो जाती है, जल जाती है, झुलसा रोग हो जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं अपना प्लांट है, उस पर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो बर्न मतलब है झुलसा रोग हो जाता है, ब्लाइट डिजीज हो जाती है, ये पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होती है। तो बेटा आज हिस्ट्री पढ़ी, और हिस्ट्री के साथ साथ में अपन ने क्या पढ़ा बेटा, हिस्ट्री के साथ साथ में अपन ने स्टडी की कॉजेज के बारे में, कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो कि डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे डिजीज के क्लासिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।